उस दौर में बॉलीवुड या कहें हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे चरम पर था। अभी तक बहुत जान बाकी है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है। रुपहले पर्दे पर कई मशहूर अदाकारा अपने अभिनय की गहराई, अद्वितीय खूबसूरती और बेमिसाल अंदाज से एक पूरी पीढ़ी को मोहित कर रही थीं। नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी अदाकारा की है जिन पर रिसर्च करते वक्त एक ही शब्द उनके जीवन के लिए सटीक लगा, वो था नायिका। जी हां, ये अदाकारा केवल फिल्मों की नायिका नहीं बल्कि अपने निजी और सामाजिक जीवन में भी नायिका के खिताब को पूरी तरह न्याय देती हैं। रेखा, ये नाम कोई भी फिल्म शौकीन नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई और अभिनेत्री उनके रहस्यमयी ग्लैमर और अदाकारी के जादू को छू भी नहीं सकती। लेकिन यह चकाचौंध से भरा जीवन जो हम जैसे सामान्य लोगों को आकर्षित करता है, क्या सच में इतना लुभावना होता है और क्या इतना सरल होता है, या इसके लिए चुकानी पड़ती है एक ऐसी कीमत जिसकी खलिश उम्र भर बेहद नशीली आंखों में छुपानी पड़े। नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। जन्म 10 अक्टूबर 1954। भानुरेखा गणेशन। गणेशन ये कोई आम नाम नहीं था। उस समय के साउथ फिल्म के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन भानुरेखा के जन्मदाता थे और तेलुगु लोकप्रिय अभिनेत्री पुष्पा वल्ली उनकी माता। ये सब एक काफी खुशहाल बचपन की ओर अंदेशा करता है, पर सच तो ये था कि ये दोनों अविवाहित थे और गणेशन जी पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। बल्कि सावित्री नामक एक और महिला से उनको 2 और बच्चे भी थे। उनकी मां पुष्पावल्ली भी तब तक अपने पहले पति से अलग हो चुकी थी और उनसे भी उन्हें 2 बच्चे थे। ये बातें साफ करती है कि रेखा का बचपन यकीनन आम बच्चों की तरह नहीं था और अपने पिता से उनका रिश्ता असहज था। यहां तक कि गणेशन नहीं चाहते थे कि भानुरेखा को कोई उनकी बेटी के तौर पर जाने। आगे एक इंटरव्यू में रेखा ने यहां तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पिता को मेरे होने न होने की कोई जानकारी नहीं थी, पर मेरी मां की बातों में हमेशा उनका जिक्र हमें उनसे जुड़े होने का एहसास दिलाता था। मां के गुजरने के 5 साल बाद मेरा और मेरे पिता का रिश्ता बेहतर होने लगा। अपनी मां के व्यस्त जीवन शैली से उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा था और शायद बहुत आगे तक ये अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा बना रहा। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। रेखा मात्र 1 साल की थी जब वो तेलुगु फिल्म इंटी गुटू में दिखाई दी गई। पापायुंटे पंडग मा इंट पंडग। 3 साल में किंडरगार्टन में दाखिला और किशोर अवस्था में पढ़ाई हुई सेक्रेड हार्ट कन्वेंट स्कूल में। जैसे पहले जिक्र हुआ कि उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं गुजरा, स्कूल लाइफ भी कुछ अलग साबित ना हुई। बचपन के मोटापे ने, जिसे अंग्रेजी में चाइल्डहुड ओबेसिटी कहा जाता है, रेखा जी का शालेय जीवन साथी बच्चों के तानों से भरा रहा। इसका असर उस 9-10 साल की बच्ची पर इस कदर रहा कि उसके कई दशक बाद एक इंटरव्यू के दरमियान अपने शालेय जीवन को याद करते वक्त उन्होंने खुद को स्कूल की सबसे मोटी लड़की कहा था और बताया कैसे उन्हें साथी बच्चों द्वारा लौट्टा यानी कि नाजायज करके कहा गया। छोटी भानुरेखा भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी जिस स्कूल में उसके सौतेले भाई बहन पढ़ा करते थे। भानुरेखा अक्सर गणेशन जी को उनके सौतेले भाई बहनों को स्कूल छोड़ने आते वक्त दूर से देखा करती थी, पर रेखा जी वहां पढ़ती है भी या नहीं, इस बात तक कि गणेशन जी ने जानकारी रखना जरूरी नहीं समझा। रेखा जी उन्हें दूर से ही देखती और चली जाती। दर्शकों,
महसूस कीजिए ये दर्द कि पिता सामने होते हुए भी आप उनसे मिल ना सको और दूर से ही खुद को उनमें तलाशने की कोशिश करो कि कहीं मैं अपने पिता जैसी तो नहीं दिखती। यह वही बचपन के मासूम दिल ने सहे हुए घाव होते हैं जो गहरे निशान छोड़ जाते हैं, पर भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा और नियति पर विश्वास से उस बच्ची ने खुद को संभाले रखा। दिन गुजर रहे थे। इसी दौरान 1966 में उन्हें अपनी मां पुष्पावली और बहन राधा के साथ रंगुला रत्नम नामक फिल्म में काम करने का मौका मिला। अमृतमुनिच्चिन नारायण पन्नगशयन पंकजनयन नल्लनि स्वामी नारायण चल्लनि स्वामी नारायण। पर जीवन नामक गाड़ी का आर्थिक पहिया लड़खड़ाने का वक्त नजदीक आ रहा था। बायोग्राफर यासिर उस्मान के अनुसार 1968 में परिवार पर मंडराते आर्थिक संकट की वजह से मां पुष्पावल्ली ने महज 13-14 साल के भानुरेखा को फिल्म में काम करने के लिए कहा। आखिरकार मां का आदेश और घर की डगमगाती परिस्थितियों में एयर होस्टेस का ख्वाब देखने वाली भानुरेखा को फिल्मों की दुनिया में ढकेल दिया और फिर इस रूपेरी दुनिया ने उन्हें 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का मौका नहीं दिया। ये अफसोस उन्हें आज भी हैं, पर जब अपनी छोटे बहन की बारी आई तब बड़ी बहन का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपनी छोटी बहन को फिल्मों में आने से रोका ताकि छोटी बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ये बातें रेखा जी के नायिका के खिताब को पूरी तरह न्याय देती हैं, उनकी अपने घर और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारियों पर रोशनी डालती हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसा रहा रेखा जी का बॉलीवुड का सफर। एक मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री के बेटी के तौर पर क्या यह सफर आसान था, या साउथ की महज 13 साल की लड़की के लिए ये एक भयानक सपने जैसा था जिसमें आंसू के रंग भी मौजूद थे। 1968 के आखिर में नैरोबी के बिजनेसमैन कुलजीत पाल नई अभिनेत्री की तलाश में चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो पहुंचे। वहां उन्होंने एक 13 साल की दुबली पतली लड़की को देखा, रेखा। पाल ने उन्हें कुछ हिंदी वाक्य दिए, रेखा ने उन्हें रोमन लिपि में लिखा और तुरंत धारा प्रवाह बोलकर सुना दिया। उनकी आवाज और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर पाल ने उन्हें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 1969 में रेखा मुंबई पहुंची, जुहू के होटल अजंता में ठहरी। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 राजकुमार के साथ में बतौर नायिका पहला काम किया। ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. 3ನೇ ನಂಬರ್ ಕುದುರೆ ಬೇಡ, 8ನೇ ನಂಬರ್ ಕುದುರೆ ಹೊಡಿ. ಯಾಕೆ? ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ನೀವೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ರಾಯ್ತೆ, ನಾನ್ ಗೆಲ್ಬೇಡವೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಜೀತಿ? ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಡಿ. उसी दौरान राजा नवाथे की फिल्म अंजना सफर मिली, जिसमें उन्होंने सुनीता का किरदार निभाया और 25,000 रुपये की फीस पाई। लेकिन शूटिंग के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। निर्देशक ने बिना बताए बिस्वजीत चटर्जी और रेखा पर एक चुंबन दृश्य फिल्मा लिया। बाद में रेखा ने कहा, मुझे धोखा दिया गया। यह फिल्म सेंसर की अड़चनों में फंसी रही और 10 साल बाद 2 शिकारी नाम से रिलीज हुई। दिलचस्प बात यह रही कि उस किसिंग सीन की तस्वीर लाइफ मैगजीन एशियाई संस्करण के कवर पर छप गई। 1969 में ही मोहन सहगल ने उन्हें सावन भादो में साइन किया। सितंबर 1970 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट हो गई। समीक्षकों ने उनकी सुंदरता पर तंज कसा, लेकिन उनके आत्मविश्वास और कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की। सालों बाद एक इंटरव्यू में रेखा ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, मुंबई एक जंगल की तरह थी और मैं वहां बिना हथियार के चली आई थी। लोग मेरी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। हर दिन मैं रोती थी, नकली गहनों से एलर्जी हो जाती थी, हेयर स्प्रे कई बार धोने पर भी नहीं उतरता था। यह सब एक 13 साल की बच्ची के लिए बहुत ही बुरा अनुभव था। रेखा को शुरुआती दौर में कई फिल्मों के ऑफर तो मिले, लेकिन ज्यादातर रोल सिर्फ ग्लैमर गर्ल के थे। वो एक दशक में औसतन 10 फिल्में करती रहीं,
जिनमें से अधिकतर सतही मसाला फिल्में थीं। हालांकि रामपुर का लक्ष्मण 1972, कहानी किस्मत की 1973 और प्राण जाए पर वचन न जाए 1974 जैसी फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, लेकिन आलोचकों के बीच उनकी अदाकारी को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेखिका तेजस्विनी गांधी के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री उनकी सफलता पर हैरान थी, क्योंकि उनका सांवला रंग, भरा पूरा शरीर और भड़कीले कपड़े उस द्वार की सुंदरता की परिभाषा के खिलाफ थे। 1975 में रेखा ने युद्ध पर आधारित फिल्म आक्रमण में काम किया, जिसमें वे राकेश रोशन की पत्नी बनी। फालतू बात करना अच्छा नहीं लगता। आई सी, मेरा नाम सुनील है, लेफ्टिनेंट सुनील। और आप? प्लीज। ओह यस यस। सो सॉरी। ये आप एक बार पहले भी कह चुके हैं। बट दिस इज माय सेकंड मिस्टेक। लीजिए ना। थैंक यू। आलोचक कुर्रतुलैन हैदर ने इसे रूढ़िवादी और उबाऊ भूमिका कहा। उसी साल रणधीर कपूर की धर्म करम में भी उनका किरदार सबसे कमजोर माना गया। केवल फिरोज खान की धर्मात्मा ही आर्थिक रूप से सफल रही, जिसमें वे अनु बनी। अनु, तू जब भी आती है ना, तूफान की तरह आती है। क्या करूं मोना, इस तरफ आते ही पर लग जाते हैं। रणवीर का कुछ पता चला? कबीला जैसी फिल्मों पर आलोचक गौतम कुंडू ने लिखा, रेखा उतना ही साधारण अभिनय कर पाईं जितना कमजोर स्क्रिप्ट ने अनुमति दी। रेखा याद करती हैं कि उस द्वार में उन्हें बॉलीवुड की बदसूरत बत्तख कहा जाता था। उनकी साउथ इंडियन शक्ल सूरत और रंगत को लेकर ताने कसे जाते, लेकिन अपमान ने ही उन्हें बदलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, लोग कहते थे मैं उस दौर की बड़ी हीरोइनों के सामने कहीं नहीं टिकती। मैंने ठान लिया कि सिर्फ अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करूंगी। मध्य 70 के दशक से उन्होंने अपने मेकअप, पहनावे, अदाकारी और हिंदी भाषा पर मेहनत शुरू की। वजन घटाने के लिए डाइट, अनुशासित जीवन और योग अपनाया। धीरे धीरे स्क्रीन पर उनकी शख्सियत पूरी तरह बदल गई और दर्शक चौंक गए। 1976 में दो अनजाने उनके करियर का पहला अभिनय प्रधान रोल साबित हुआ। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की महत्वाकांक्षी और स्वार्थी पत्नी रेखा राय का किरदार निभाया। फिल्म हिट हुई और पहली बार फिल्मी दुनिया ने उन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में देखना शुरू किया। रेखा ने खुद माना कि बच्चन के साथ काम करना उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। 1977 में खून पसीना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उसी साल आपकी खातिर और ईमान धर्म जैसी फिल्मों में भी उनकी अदाकारी की तारीफ हुई। पत्रिका फिल्म वर्ल्ड ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। 1978 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। घर में उन्होंने गैंगरेप पीड़ित आरती का रोल निभाया, जिसे आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। यही फिल्म उनके करियर का पहला बड़ा मील का पत्थर बनी। उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। इसी साल मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई और दशक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। उनका तवायफ जोहरा बाई का छोटा लेकिन गहरा किरदार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशन ले आया। रेखा ने बाद में कहा, ये मेरे आत्मखोज का दौर था। इसके बाद मिस्टर नटवरलाल 1979, सुहाग 1979 जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रेखा के बचपन और शुरुआती जीवन की ये अनसुनी कहानी? क्या आपको लगता है चमक और ग्लैमर के पीछे असली जिंदगी हमेशा दर्द से भरी होती है? इसका जवाब और रेखा के करियर का वो तूफानी सफर हम अगली कड़ी में लेकर आएंगे। तब तक देखिए वायरल उड़ती खबरें के अन्य वीडियो। धन्यवाद।